हेलो एवरीवन। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 तो 23 जून के हम देख लेते हैं आज के आपके थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने थे। देखो इसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड के भी देखेंगे। पहले हम थर्ड देख लेते हैं क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड तो मैं करा चुका हूँ। जिसे नहीं देखे होंगे आपको इसी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड में करा दूंगा इसके बाद, ठीक है। जिसे देख लेंगे आप थर्ड शिफ्ट देखने के बाद स्किप कर सकते हो वीडियो को। और कल तो आपका लास्ट एग्जाम हो जाता है फिर। देखो अगर आपको उससे पीडीएफ चाहिए होगी, इसे पीडीएफ की तो अब जरूरत है नहीं क्योंकि कल आपका लास्ट एग्जाम होगा। तो जिसको भी चाहिए होगी तो आपको मैं 5 से लेकर 23 तारीख तक की आपको पीडीएफ दे दूंगा। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी होती है डाउनलोड करने में तो मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है आपको। जो पहली बार जुड़े हुए आप लिख सकते हो 8475927328। इस पर आप मैसेज कर देना कि पीडीएफ करके आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अगर आप पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो 23 जून का थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक कितनी बार बुलानी होती है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी टाइम डज द प्रेसिडेंट हैव टू कॉल अ मीटिंग ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो वर्ष में कम से कम 2 बार, ठीक है। ये आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख भी किया गया है। राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थानों पर बुलाएगा जो वह ठीक समझे, लेकिन दोनों सदनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट और शासन ऑफ पार्लियामेंट, देखो संसद के सत्र होते हैं 3 होते हैं। ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट था, कभी कभी एग्जाम बन जाता है। 3 सत्र कौन से होते हैं? कभी बन जाता है कि जो संसद के कितने सत्र होते हैं, तो 3 होते हैं। एक तो हो गया आपका बजट सत्र, बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा शीतकालीन, ठीक है। ये 3 के 3 याद कर लेना। अगला है फिर, अक्टूबर 2024 से भारतीय रेलवे वित्त निगम के वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये बन चुके हैं, ये हैं मनोज कुमार दुबे। अपॉइंटमेंट आपसे मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ पढ़ लेना करके, आप तो खैर क्या ही पढ़ोगे, आप देख लो ये चीज़ को। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2025? देखो ये आपका 2 से 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये रिपीट हो रखा है आपका, फिर एग्जाम बन चुका है आपका कि दक्षिण अफ्रीका में ये हो रखा है, और इससे पहले एग्जाम आपका ये भी बन चुका है। ये तो खैर 25 साल तो खैर आपका दूसरी बार बन चुका है। इससे पहले बना था कि 2024 में कहाँ हुआ था, ठीक है, कौन सा देश में हुआ था, ब्राजील में। उससे पहले पूछा गया था कि कौन सी जगह पर हुआ गया था, तो रियो डी जनवरी में ये भी कुछ एग्जाम बन चुका है आपका। तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2023 में कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था, ठीक है। अगला है फिर, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। तो एनिसेंट इंडिया के आपको जो प्राचीन भारत के हैं, यह आपको देखना, आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगी। सभी के आपको क्या करना है, फाउंडर याद करना है, उनके संस्थापक कौन है जरूर पढ़ लेना उनको। सतपुड़ा विद्या पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा हो गया आपका, अरावली हो गया, ये सभी आपको जो रेंज है ना, तो पढ़ लेना है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक आपके लगभग लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये चैप्टर आपको देखो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर आप जरूर पढ़ के आए। पेपर एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये नर्मदा नदी, और ये देखो ये विदर्भ वाला, ये भी बन चुका है आपका, ये विदर्भ वाला क्वेश्चन बन चुका है। बस पूछने का हर बार तरीका उसने चेंज कर रखा है। इससे पहले अगर आप शिफ्ट में जाओगे वहां पूछ रखा कि उसमें कि विदर्भ ने, इससे पहले पूछा गया था कि विदर्भ ने 2000 आपको इस बार जो आपका रणजी ट्रॉफी हुआ था किसको हराया था? तो केरल को हराया था। तो अभी पूछ रहा है कि विदर्भ ने अब तक रणजी ट्रॉफी कितने बार जीत लिया? तो 3 बार जीत रखा, ठीक है। विदर्भ का जो कैप्टन था वो अक्षय अक्षय था, और ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। अक्षय वड़ंकर था शायद, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। और ये हुआ था आपका ड्रॉ मैच, ड्रॉ हुआ था, लेकिन पहले वाले सेशन में जो है, पहले सेशन में विदर्भ ने ज़्यादा रन बनाए थे, इसलिए इनको विजेता घोषित कर दिया था। फिर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक का एनिमेशन। अब आपके लिए फिर आगे इंपॉर्टेंट है क्या, कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगर एग्जामिनर अगर और डीप पूछेगा तो ये क्या पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की थी? तो पुणे में की थी। और वहीं एनिमेशन ने कहाँ की थी? मद्रास में की थी। नेक्स्ट है फिर, ये ब्रिक्स वाला भी आपके 2 से 3 बार क्वेश्चन कितने बार बन चुका है ये भी। तो 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो ये ब्राजील ने कर रखा है, ठीक है। और 2025 ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित किया जाएगा। और 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के, सॉरी 2024, ये भी एग्जाम आपके बन जाएगा 24 वाला, ठीक है, रूस के कजान में हुआ था। और आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, अभी
2024 में जो है मिस्र, इसमें क्या था, ब्रिक्स में 5 कंट्री नहीं जुड़े थे। ठीक है, पहले आपका था ब्रिक्स। ठीक है, पहले आपका ब्रिक्स था, यहाँ BRICS, ब्रिक्स। ठीक है, इसमें हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये क्या है, परमानेंट मेंबर है। ठीक है, स्थायी मेंबर है जो ब्रिक्स के 5 हो गए। और इसमें जो नए जोड़ रखे थे 2024 में, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये आपको क्या करना है, 5 के 5 याद करना है। और अभी 2025 में जनवरी के महीने में इंडोनेशिया इसमें नया जुड़ चुका है। अब हो चुके हैं 11। ठीक है, ये अभी नया जुड़ चुका है। कौन सा, 11 सदस्य बन चुका है यहाँ पर, 11वां मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो कौन सा है, इंडोनेशिया। तो 2025 में अभी नया इंडोनेशिया जोड़ा था, 5 24 में जुड़े थे। और 5 तो खैर आपके परमानेंट है ये ब्रिक्स के। अभी जैसे G20, जैसे आपको पता है, जैसे नाटो है, उसमें क्या कहते हैं, अलग अलग मेंबर को जोड़ते रहते हो। तो वैसे ही इन्होंने भी कर रखा कि अभी ब्रिक्स को हम और भी फैलाएंगे। तो इसके चक्कर में अभी 11वां जुड़ चुका है इसमें इंडोनेशिया। अगला है फिर रीट क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि ये आसान सा प्रश्न है, सबको आया होगा। देखो, भारतीय संविधान में कितने रीट का प्रावधान है। तो इस जो है, ये 5 रीट का प्रावधान है। और आपको बताऊँ, अगर आपका जब ये होता है कि जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपका फंडामेंटल राइट का, तो आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सॉरी सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट करता है आपके आर्टिकल 32 के तहत ये रीट जारी करते हैं। और वही हाई कोर्ट करते हैं, जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, तो वो करता है 226 के तहत। ये दो के दो आपको याद करना है। ठीक है, बंदी प्रतिक्षण हो गया, हैबेस कॉर्पस, परामर्श मैंडेमस, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, क्यूबेरेंटो। ठीक है, तो ये सभी होते हैं, इनको आप याद करना है, 5 के 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस पर उत्कीर्ण किए गए थे। तो पत्थरों, चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए थे। ये भी एग्जाम बन चुके हैं। और देखो, इससे पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ कि आपकी इनकी जो है लिपि क्या थी। देखो, जो भारत में मिले वो है ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि। और वैसे 4 लिपि थी, अरामाइक और ग्रीक लिपि भी थी। अरामाइक और ग्रीक वो लेकिन यहाँ से नहीं मिले, वो मिले हैं अरामाइक और जो ग्रीक लिपि है वो मिल रखी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। ठीक है, भारत से मिल रखी सिर्फ ब्राह्मी लिपि और प्राकृत लिपि। नेक्स्ट है जनगणना, इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो लिटरेसी रेट बताना है। तो ये अकॉर्डिंग 2011 सेंसस तो 74.04। और इस समय जो मेल के हैं 82.14% और फीमेल के हैं 65.46%। नेक्स्ट है फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वर्ष 2024 में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है। तो 4.9%। आई थिंक मुझे लगा कि तीसरे बार क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये ग्रीन बॉक्स। अगला है फिर ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन को घोषणा की थी। तो उद्घाटन की घोषणा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर घोषणा की थी, तो ये दीघा में की थी, दीघा। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो शॉर्टकट का यूज किया जाता है नई स्लाइड जोड़ने के लिए। शॉर्टकट की तो आपको मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जरूर पढ़ लेना अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो। फिर है आपका निम्न की में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ राजस्थान। तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे, जो आपके ऑप्शन में था आप देख लेना उसके। और अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, वहाँ के जो जो लोक नृत्य हैं, जो फोक डांस हैं, तो घूमर हो गया, कालबेलिया, बवाई, ये बहुत फेमस वहाँ। एक घूमर हो गया, एक झूमर भी होता है। अभी झूमर आपका हरियाणा में होता है। ठीक है, झूमर, कच्ची घोड़ी, ये आपके एसएससी के अगर आप एग्जाम दिए होंगे ना, अपने एसएससी एमटीएस या सीएचएसएल, मैं आपको क्योंकि पता है कि मैं तो आपको सब पेपर कराते रहता हूँ ऐसे, तो वहाँ ये क्वेश्चन तो इतने बार पूछ लेगा ना। कालबेलिया हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, ये बहुत ही बार एग्जाम बन चुके हैं। गिर, चरी और ये सभी शामिल है। ठीक है, तो ये थे आपके थर्ड शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मुझे दिए स्टूडेंट, मैं आपको करा चुका हूँ थर्ड शिफ्ट। अब आपको मैं फर्स्ट और सेकंड करा देता हूँ। 20 से 2025 का 23 जून का फर्स्ट शिफ्ट में देख लेते हैं आपके क्या क्वेश्चन बने थे। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये कर रखा देखो, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2016 को ये किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिर, भारत के
दिल्ली में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार अपनी किस वास्तुकला शैली में बनवाया गया था? देखो ये है मामलुक शैली। आपको कहीं आपको देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक शैली भी देखने को मिलेगा, इंडो इस्लामिक, ठीक है। अब पूछे, और जो स्टूडेंट कह रहे थे कि आपके ऑप्शन में ये था इसलिए मैंने ये रखा है, ये आपके इस शैली में बना हुआ है, ठीक है, ममलुक शैली में बना हुआ है। और ये आपको अगर इंडो इस्लामिक शैली भी देखने को मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। नेक्स्ट है फिर, उपन्यास ड्रीम काउंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये था चिमामारा नोगुची अदिची के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला भी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के प्रचार प्रसार के अधिकार से संबंधित है? तो ये था अनुच्छेद 25। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल गारंटिंग रिलीजन फ्रीडम, ठीक है। ये गारंटी देता है आपको फ्रीडम की, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है आपको, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में भारत का संविधान। अगला है फिर, ये भी एग्जाम आपके रिपीट क्वेश्चन है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई है और कितनी सीटें मिली थी? देखो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिले थे 34। इससे पहले एग्जाम में यही बना था कि आपके झारखंड में मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें मिली थी। तो यहाँ पूछा गया था किसने बना रखी है अभी, तो ये अभी गठबंधन है झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन के राज्य सरकार बनाई है, जिसमें हेमंत सोरेन अभी के मुख्यमंत्री है। JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर पिछले रिकॉर्ड का तोड़ा है, यानी पहले बार जीते 47, इस बार जीत रखे 56 और JMM ने जीत रखे 34। इससे पहले एग्जाम में यही बना था कि 34। अब बीजेपी के देख लो 21 है, एग्जाम आगे बन सकता है। नेक्स्ट है भी, ये भी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? तो ये भूमिया जनजाति ने इसमें भाग लिया था। ये हुआ था 1766 से 1834 के बीच में हुआ था बंगाल में, और अब उसका नाम है पश्चिम बंगाल और झारखंड के हिस्सा दो हो चुके हैं, और इसे जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 2024 का पूछा, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में हुआ था और ये रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके जो विषय था, सब्जेक्ट है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। और अभी 2025 में कहाँ होने वाला है? तो ये होना है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है 2025 का। नेक्स्ट है, और 2023 का हुआ था भारत में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है? तो ये बना सकता है आर्टिकल 11 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट 2025 कौन सा संस्करण था? तो ये 6वां संस्करण था, और ये हो रखा अल्बानिया के तिराना में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज जीरो, क्या? शेड्यूल्ड ट्राइब। जनजाति पॉपुलेशन जो है जीरो है, ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। अगर तुम्हें राज्य पूछेगा, देखना है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है। म्यांमार के मांडले जेल में किस भारतीय क्रांतिकारी को रखा गया था? तो इसमें देखो 2 जनों को रखा गया था। एक तो हो गया बाल गंगाधर तिलक जी और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई थी और मांडले जेल में कैद किया गया था। और तिलक ने जेल में ही क्या लिखा था? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य किसने लिखी था? गीता रहस्य तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी। और कहाँ लिखी थी? जेल में, अपने जेल के टाइम पर, जब जेल में थे। पाषाणकालीन भित्ति चित्र कौन से गुफाओं में खोजे गए हैं? तो ये भीमबेटका। ये भी एग्जाम आपके क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ सभी। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे? आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि किसी का गलत होना भी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इसके थे, और अभी आपको पता है कि नीति आयोग में बदल चुका है। और उस वक्त देखो गुलजारी लाल नंदा जो है 17 फरवरी 1953 से 21 सितंबर 1963 तक योजना आयोग के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और अभी कौन उपाध्यक्ष है? यह है सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष होगी। और वही CEO कहेंगे तो BBR सुब्रमण्यम इसके क्या है? अभी CEO है, और उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी, और अध्यक्ष बताएं कि आपके जो भी उस वक्त मतलब नीति आयोग के, ठीक है। अब नीति आयोग हो चुका है, नीति आयोग कह रहा हूँ, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग हो चुका है। योजना आयोग को हटा दिया गया, योजना आयोग के बदले अब नीति आयोग हो चुके हैं। और अध्यक्ष होते इसके जो भी उस वक्त प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे भी नरेंद्र मोदी हैं। सुंग वंश के बाद में कौन सा वंश आया था? बाद में कह रहा है, ठीक है। तो सुंग वंश के बाद आया था कर्ण वंश, और कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव कर्ण ने की थी।
जिन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके सत्ता हथिया ली थी। और कर्ण वंश ने लगभग 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था। और कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव कर्ण ने। ये भी आपको याद रखना है। और अंतिम शासक देवभूति। नेक्स्ट है, पूछा गया था ये किस में से कौन सा आपको रोपण फसल है? ठीक है, बताना था आपको। तो ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे जो आपके एग्जाम में था। देखो चाय भी होता है, कॉफी, रबड़, नारियल और काजू, ये आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो देखना कि आपके ऑप्शन में क्या थे। आसान सा प्रश्न होगा मुझे लगता है कि अगर पेड़ अगर आपको पता होगा तो। 5000 वर्ष पहले थार के मरुस्थल में कौन सी सभ्यता थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। और देखो सिंधु घाटी सभ्यता यानी आपकी जो सिविलाइजेशन है ना, इंडस, तो यहाँ से आपके हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। इसको आपको पढ़ के जाना जाना है। देखो स्टार्टिंग के नहीं बने थे, लेकिन आपके 12 या 13 तारीख से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बने। हर एक तो नहीं कहूँगा मैं, जैसे अगर आपके एक दिन के 3 शिफ्ट हैं तो कम से कम 1 या 2 में तो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब आपकी किस्मत रही, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो क्या होता है आपके एग्जाम में फंस जाए। तो ठीक है, इसको देख लेना। जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है का विस्तार था। यह सभ्यता देखो 2500, इससे पहले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि ये सभ्यता कब से कब तक थी? तो 2500 ईस्वी से 1700 ईस्वी के पूर्व थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। और 5000 साल पहले थार के मरुस्थल में मौजूद थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने संगठित शहरी, ये भी याद रखना किससे है? शहरी नियोजन से उन्नत, ये भी एग्जाम बन चुका है आपका। उन्नत जल निकासी, ये सारे एग्जाम बन चुका है आपके। मोहरों से बन चुका है, मिट्टी से बन चुके हैं, बर्तन, ये सबके सब क्वेश्चन बन चुके हैं यार। आपको अगर आपको यकीन है ना, पीडीएफ लेना, आप देखना हर एक शिफ्ट, मैंने आपको सभी करा रखे हैं। थार के मरुस्थल में देखो सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं, जैसे कि कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ कालीबंगा राजस्थान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहरों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। कभी कभी एग्जाम में ये बन जाता है कि राखीगढ़ी कहाँ है और कालीबंगा कहाँ है। कालीबंगा तो राजस्थान में है स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगला फिर है ये अभी वंदना कटारिया हाल ही में जो अपने हॉकी से रिटायरमेंट ले रखा है। तो क्वेश्चन बन रखा है कि वंदना कटारिया जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले रखा है कि घोषणा कर रखी है, किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, 15 साल से अधिक के कैरियर में इन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें से 158 गोल इन्होंने कर रखे हैं। भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी है। अभी इनका जो हरिद्वार में रहने वाली है, इनके नाम पर एक वहाँ का स्टेडियम रखा गया है। अभी इसको बदल दिया गया है, तो उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ था। अभी मुझे लगता है कि अगर किसी प्लेयर के सम्मान में कोई स्टेडियम का नाम रखा है ना, तो उसको भी नहीं हटाना चाहिए। ये गलत बात होती है, स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। राष्ट्रीय दिवस पर मॉरिशस कौन सी नेवी का जहाज गया था? तो ये इम्फाल गया था। ठीक है, आईएनएस इम्फाल। और इसके जो वहाँ गया था ना, तो उसके जो देखो इसका कैप्टन कमल कुमार चौधरी ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? एग्जाम बन सकता है आपका। कैप्टन कमल कुमार चौधरी ने। भारतीय नौसेना का जहाज इम्फाल ठीक है, 10 मार्च 2025 को मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बंदरगाह पर पहली बार पहुंच। यह पोत 12 मार्च 2025 को 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था इसने। आईएनएस इम्फाल यह यात्रा मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारतीय युद्धपोतों अभिमान के पारंपरिक अनुरूप थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ क्योंकि काफी चर्चा में था उस वक्त। पलामू टाइगर रिजर्व हाल ही में किसके साथ साझेदार कर रहा है ताकि रिजर्व के भीतर बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त किया जा सकता है? तो ये मोवाडरा भेड़िया अभ्यारण्य। तो ये बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट से पढ़ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है फिर, पश्चिमी तटीय मैदान किसके बीच है? तो यह दक्कन पठार के पश्चिमी भाग और अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड अरेबियन सी। हर्षवर्धन के शासन के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो हेनसांग ने। डच ने कोरोमंडल तट पर पुलकित में अपना पहला टेक्सटाइल कपड़ा कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1610 में। कौन सी नदी बेसिन जनसंख्या से सर्वाधिक प्रभावित थी? तो गंगा नदी बेसिन। ठीक है, कौन सी नदी बेसिन जनसंख्या से सर्वाधिक प्रभावित है? तो गंगा नदी बेसिन। नेक्स्ट है फिर, ब्रिटिश काल में कौन सी भू-राजस्व व्यवस्था में फसल का एक हिस्सा संपत्ति के रूप में देना होता था? तो ये थे रेतवाड़ी व्यवस्था यानी रेतवाड़ी सिस्टम। देखो इस व्यवस्था में जो था ना, किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था और उन्हें सीधे सरकार को भू राजस्व का भुगतान करना होता था। यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग प्रांत में लागू थी। ये याद करना, इनको इस पे कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, असम एंड कुर्ग प्रांत। अब देखो ये 3 प्रकार के थे यहाँ पर प्रणाली यानी सिस्टम 3 थे। एक था स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में हुआ था, कॉर्नवालिस उस वक्त वो था गवर्नर। इस प्रणाली में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया है और उन्हें सरकार को निश्चित राशि का एक भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, अगला फिर रेतवाड़ी व्यवस्था।
इस प्रणाली में किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था और उन्हें सीधे सरकार को भू राजस्व देना पड़ता था। फिर था माहलवाड़ी व्यवस्था, ये 1820 में आया था, 1820 या 22 में आया था। इस प्रणाली में गांव या महल को राजस्व की इकाई माना जाता था और गांव के मुखिया, ये याद रखना ठीक है, गांव के मुखिया या समिति को राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, किसमें, माहलवाड़ी व्यवस्था में। अगला फिर, यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। ये आर्टिकल 323 में है, उल्लेख है इसका। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन मेटल। ग्राम पंचायत में किसका चुनाव नहीं होता है, पूछा गया था, ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था, ठीक है। अगर पूछे ग्राम पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। फिर ये भी आपका पूछा गया था, इसको भी आप देखना कि इसमें आपके ऑप्शन में क्या गए थे। 2025 सबसे छोटा डीएनए किस में खोजा गया था, तो आपको बाई ऑप्शन देख लेना कि आपके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन थे। देखो आपको मैं ये बताता हूँ, देखो 2025 के जो डीएनए दिवस की थीम क्या थी, ये थी जीन की शक्ति को अनलॉक करना, ठीक है, जीन की शक्ति को अनलॉक करना। एग्जाम आगे बन सकता है। फिर है क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने इनकोसिस भारतीय राष्ट्रीय महासागर सेवा और सूचना प्रणाली केंद्र को कौन सा विमान दिया है, तो एरियल रिफ्यूलिंग, यानी हवा में तेल भरने वाला विमान उपलब्ध कराया है। इसके लिए वायुसेना ने मुख्य रूप से इल्यूसिन सेकंड 78 MKI टैंकर विमान उपयोग किया है, जो हवा में अन्य विमान को ईंधन भरने की सुविधा देता है। अगला है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। पीडीएफ आप ले लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आपको पीडीएफ मैंने नंबर दे रखा, आप वहाँ मैसेज कर देना, सिर्फ पीडीएफ लिख देना, आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और बिना चैनल को सब्सक्राइब करे नहीं जाना आपको, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देख लेते हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के 23 जून के सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने थे। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आई एम अ सोल्जर वाइफ पुस्तक किसने लिखी हुई है, तो सोल्जर वाइफ पुस्तक लिखी हुई है कीर्तिका लिद्दर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में न्याय देने के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे, तो ये थे महादंडनायक। और गुप्त साम्राज्य के युग को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है और ये अस्तित्व में रहा था 320 से 550 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। ये अभी आपके रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट का मतलब ये है कि ये अभी आपके जो है ना 23 तारीख के पहले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मतलब ये कैसे पूछा था आपको बताता हूँ। देखो इसे पूछा गया कि सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये था देवभूत। और वहां पूछा गया था सुंग वंश के बाद में कौन बना था, यानी सुंग वंश के बाद कौन बना था, तो वो था कर्णवंश। बस यहाँ पूछने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया उसने, बस हो गया। इससे पहले पूछा गया था कि सुंग वंश के बाद कौन सा शासक बना था, तो कर्णवंश, और इसके कौन थे, वासुदेव कर्ण, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इसके कौन थे संस्थापक कर्णवंश के। तो यहाँ पर पूछा गया था अंतिम कौन था, देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप रहने लायक नहीं है, तो ये पिट्टी द्वीप है। लक्षद्वीप जिसे 1 लाख द्वीप कहा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें टोटल जो है 36 आइलैंड है। पिट्टी जो आइलैंड है जो लक्षद्वीप का एक हिस्सा है, एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। कौन सा है, एक अभ्यारण्य है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है और जिसे यह निर्जन है, यानी कोई भी यहाँ रहता नहीं, यहाँ पर क्या है, अभ्यारण्य है, ठीक हो गया, पिट्टी आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, आर्टिकल से पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, तो मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस के लिए आपको बताना है नेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये थे आर्टिकल 49, ठीक है। डीपीएस आपको डीपीएस के आपको आर्टिकल देखो 1 से लेकर 395 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको आर्टिकल पढ़ लेना तो आपका पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो चुके हैं, ये सोचो आप, अगर आपको आर्टिकल पूरे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके फिर रिपीट है, निम्न में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, तो यह है लूनी नदी, ठीक है, लूनी रिवर। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोकगीत क्या है, तो फोक सॉन्ग बताना आपको यहाँ पर, तो ये था वहाँ पर ऑप्शन में आपका बाउल, और बाकी भी देख लो है, भटियाल है, इसके अलावा जो है भटियाली, गंभीरा और अलका जैसे लोकगीत भी पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय यहाँ पर फोक सॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हाल में ये भी आपकी मैं बताऊंगा आपको कम से कम 4-5 या बार आपके रिपीट हो चुका है, बस पूछने का तरीका चेंज कर रखा है। अगर आपको जब आप पीडीएफ लोगे ना इसका,
फिर देखना आप स्टार्टिंग से देखना कितने बार पूछा गया प्रश्न है। आपको मैं हर बार करा रहा था इसे देखो, इस बार पूछा गया कि इस बार पूछा गया कि हाल में विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इससे पहले पूछा है कि विदर्भ जीता है, कम से 2 या 3 बार तो पूछ लिया गया इस बार किसने रणजी ट्रॉफी जीत रखा है। विदर्भ एक बार पूछा गया था कि विदर्भ का कैप्टन कौन था, तो अक्षय था। ठीक है, और ये मैच जो है ड्रॉ हुआ था। ठीक है, ये मैच ड्रॉ हुआ था 5वें दिन, और विदर्भ को जो पहले पारी में उन्होंने ज्यादा रन बनाए थे तो इसकी वजह से उनको विजेता घोषित किया गया था, मैच जो ड्रॉ हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है फिर आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट, तो ये देखो नए राज्य का निर्माण और मौजूदा राज्य की सीमा, नामों या क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है। यानी जैसे आप अगर कोई भी अगर आपकी जो है स्टेट है उसकी सीमा बदल सकता है, ये भारत के आर्टिकल 4 कहता है। कौन करेगा, लेकिन संसद करेगा। ठीक है, संसद यानी लोकसभा द्वारा किया गए, ये कोई राज्य नहीं कर सकते हैं, ये पावर होगी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, कोई नई राज्य जैसे आपको पता है कि तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से हट गए, तो वही जैसे उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था, अभी उत्तराखंड हो चुका है, तो नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो नाम चेंज कर सकता है, ये आपके आर्टिकल 4 से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि नए राज्य को शामिल करने या मौजूद राज्य की सीमाओं, नामों या क्षेत्र को बदलने के लिए अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून में अनुच्छेद 368, क्योंकि अमेंडमेंट जो होते हैं, संशोधन जो होते हैं, वो 368 के तहत होते हैं। ये हमने किस देश से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, अडॉप्ट हमने कहाँ से किया था, यानी संविधान में संशोधन करने का अडॉप्ट हमने यानी किससे लिया था, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। ठीक है, संविधान में संशोधन संशोधन मानने 368 के तहत संशोधन माने बिना संविधान में आवश्यक परिणाम परिवर्तन शामिल हो सकता है। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 4। नेक्स्ट है फिर, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद में पदानुक्रम के अनुसार किसका स्थान आता है। तो प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरे स्थान पर आता है वो कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, देखो मंत्रिपरिषद जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहले तो होता है आपका कैबिनेट मंत्री, फिर होते हैं आपके राज्य मंत्री, फिर होते हैं आपके उप मंत्री। पहले स्थान पर आते हैं आपके प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री, और इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वो पता है कि आपको प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आते हैं आपके कैबिनेट मंत्री जो भी 30 हैं, जैसे आपको बताएंगे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, या स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, ये सभी आपके कैबिनेट मंत्री में आ जाते हैं जो आपके सेंटर में होते हैं। फिर आप क्या किया, राज्य मंत्री आई थिंक 70 के आसपास हैं अभी। फिर आगे आपको उप मंत्री। ठीक है, सेकेंड स्थान पर, फिर थर्ड स्थान पर, फोर्थ स्थान पर ये आता है। फिर अगला, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखो ये किया गया था फर्स्ट आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, और अब इसे कहते हैं मछलीपट्टनम के नाम से भी इसे स्थापित किया था। ठीक है, अभी इसका नाम ये है, और ये किया गया था 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को अपनाया था। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये किया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, 2018 में इन्होंने अपनाया था, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट किसने किया था पूछ रहा। ठीक है, अब देख लो अगर पूछेगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे अधिक कौन है, तो अभी बिहार है पहले स्थान पर 33.76%, और फिर सेकेंड स्थान पर है झारखंड 28.81%। नेक्स्ट है फिर, दूदू मियाँ किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये फ्रैजी आंदोलन कहो या फ्रेजी आंदोलन कहो, तो दो के सेम ही है। दूदू मियाँ जो है मुइजुद्दीन अहमद 1819 से 1862 जिन्हें उनके उपनाम दूदू मियाँ से बेहतरीन जाना जाता था, बंगाल में फौलाजी आंदोलन के नेता थे। उन्हें 1857 के भारतीय विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट में ये सक्रिय थे, एक्टिव थे। फिर है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो वेयर वॉज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड। तो ये होता मंडपम यानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फिर कंप्यूटर का, जब आप एमएस ऑफिस में एक नई विंडो खोलते हैं जबकि पहले से एक विंडो खुली होती है, तो पहले वाले विंडो का क्या होता है। तो पहले वाले विंडो वैसी रहती है और खुली रहती है। फिर देखो आपको शॉर्टकट की मैं स्टार्टिंग से कह रहा, ये तो खैर आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बनने, मुझे लगता है कि सबको आता भी होगा ये। ठीक है, इतनी बार आपको बता चुका मैं। अगर आप जो मेरे देखो एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आपको वो पढ़ना है। शॉर्टकट के आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, और मुझे लगता है मैंने कराया भी था, ये सबका सही होना चाहिए। किसी भी टेक्स्ट को कट करने का ये शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्टकट की क्या होती है, ये होती है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखो, इससे क्वेश्चन बना हुआ था आपका डीएनए, और ये आपको काफी लंबा है, आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो जो डीएनए होता है ना, देखो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देने में मदद करते हैं, यही है डीएनए और आरएनए का काम। इसमें अंतर आपको बताना था
तो ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या थे, क्योंकि बहुत लंबा है, आप समझोगे तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये थे आपके डीएनए और आरएनए, तो यही था आपके, आई थिंक मुझे लगता है ये क्वेश्चन थे, तो इतने क्वेश्चन थे आपके सेकंड शिफ्ट के।